दोस्तों आज मैं आपको गल्फ कंट्रीज यानी वेस्ट एशिया में मौजूद खाड़ी के देशों की 4 इंपॉर्टेंट ऑयल पाइपलाइंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि नेचुरली ये जो एरिया है ये क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के मामले में बहुत ही रिच है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में सऊदी अरब और यूएई जैसे देश कुछ एक इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना तेल बाहर भेजने के लिए, सप्लाई कंटिन्यू करने के लिए। तो ऐसी ही 4 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे कैसे ये लोग समुद्र के रास्ते से शिफ्ट होके पाइपलाइन के रास्ते जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब की सबसे फेमस ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के बारे में, जिसको ईस्ट टू वेस्ट पेट्रोलाइन भी कहा जाता है। अब इसके नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पाइपलाइन सऊदी अरब के ईस्ट से शुरू होकर वेस्ट तक जाती है। ये जो पाइपलाइन है साल 1981 में बनना शुरू हुई थी और समय के साथ साथ इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया था। इसमें टोटल 100% पैसा जो था वो सऊदी अरामको यानी कि सऊदी अरेबिया का लगा था, इसलिए ये सऊदी अरामको के स्वामित्व के अंदर है, यानी इसका पूरा पैसा और कंट्रोल सऊदी अरब सरकार के पास है। इसका इस्तेमाल सिर्फ सऊदी अरब अपना कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने के लिए करता है। इसकी क्षमता की आप बात करोगे तो लगभग 50 लाख यानी कि 5 मिलियन बैरल से लेके 70 लाख बैरल यानी कि 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। लंबाई की बात करोगे तो चूंकि ये पूरा सऊदी अरब कवर कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो ये 1200 किलोमीटर लंबी है। ये सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से से शुरू होती है जहां तेल के ज्यादातर कुएं मौजूद हैं। वहां से शुरू होकर ये बीच में बहुत बड़े अरेबियन रेगिस्तान को पार करती है। उसको पार करते करते ये पश्चिमी तट तक पहुंच जाती है। पूर्वी हिस्से में भी ये जहां से शुरू होती है वहां पर सऊदी अरब का अबकैक तेल क्षेत्र मौजूद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तेल क्षेत्र है ये। यहाँ से बहुत सारे कुएं बने हुए हैं, यहाँ से बहुत सारा तेल बाहर निकलता है। यहां से शुरू होकर ये लाल सागर तक जाती है, रेड सी तक जाती है। यहां पर मौजूद है यनबू पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसका मतलब अबकैक से शुरू होकर ये यनबू पोर्ट तक जाती है। अब जाहिर सी बात है कि माल अगर एशिया भेजना होता था और पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होता था तो अबकैक से ही निकल जाते थे जहाज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए अरब सागर पहुंच जाते थे। अब चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो पहले माल को अबकैक से यनबू तक पहुंचाओ, यनबू पोर्ट तक, फिर वहां से ये माल 2 डायरेक्शंस में जा सकता है। एशिया जाना होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, यमन की तरफ जाएगा और बाबल मंदेब को पार करके सीधा एशिया की तरफ जा सकता है। और यूरोप जाएगा तो यहाँ से सीधा स्वेज नहर की तरफ जाएगा। स्वेज नहर को पार करते हुए ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अपना तेल पहुंचा देगा। अब चूंकि इस वक्त यमन के हाल भी खराब हैं तो ये रास्ता भी डेंजरस है। इसका मतलब अभी जो तेल जा रहा है वो इस पाइपलाइन के जरिए पहले रेड सी में जाएगा, रेड सी से स्वेज नहर के थ्रू यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरफ ही जा रहा है। दूसरी पाइपलाइन है एडकॉप पाइपलाइन, जिसको हबशान फुजैरा पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है, जो यूएई के अंदर मौजूद है। 2012 में इसका काम पूरी तरीके से चालू हुआ था। हिस्सेदारी की बात करोगे तो इसका पूरा मालिकाना हक जो है वो ADNOC अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के पास है, जो यूएई की एक सरकारी कंपनी है। तो बेसिकली यूएई की सरकार जो है उसकी निगरानी में है, ये उसी के कंट्रोल में है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके निर्माण का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चीन की कंपनी CPECC को दिया गया था और इसके साथ कुछ और कंपनीज भी थी। तो बेसिकली इसका निर्माण जो है वो चाइना ने किया था, फंड जो है वो यूएई ने किया था और कंट्रोल जो है वो यूएई के पास है। जाहिर सी बात है कुछ पार्टनरशिप चाइना की भी होगी इसके अंदर। चाइना कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ बैठा ही लेता है। अगर इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करोगे तो लगभग 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन इस पाइपलाइन से जा सकता है। लंबाई इसकी 380 से 400 किलोमीटर के बीच में है। ज्योग्राफी की बात करोगे तो ये आबू धाबी के रेतीले रेगिस्तान से शुरू होती है, जहां पर मौजूद है हबशान, एक इंपॉर्टेंट ऑयल क्षेत्र है ये। वहां से हजर पर्वतमालाओं को पार करते हुए ये ओमान की खाड़ी तक पहुंचती है। इसका मुख्य उद्देश्य हार्मुज जलदमरू मध्य को बाईपास करना है। आप लोग देख सकते हो कि हार्मुज से गुजरना ही नहीं पड़ा इसको और बिना किसी रुकावट के इस पाइपलाइन ने हार्मुज को बाईपास कर दिया। अगर इसके रूट और पोर्ट्स की बात करोगे तो जैसा कि मैंने कहा कि हबशान ऑयल फील्ड से ये शुरू होती है और अरब सागर के तट पर स्थित फुजैरा पोर्ट पर जाकर ये खुलती है। बेसिकली गल्फ ऑफ ओमान है जो अरब सागर से जुड़ता है, वहीं पर यह पोर्ट मौजूद है, फुजैरा पोर्ट। यहां से तेल कहां जाता है ये भी समझ लो कि फुजैरा पोर्ट जो है वो दुनिया के सबसे बड़े तेल बंकरिंग पोर्ट्स में से एक है। यहां से यूएई का तेल सीधे खुले अरब सागर के रास्ते भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे एशियाई बाजारों में जाके बिकता है। तो बेसिकली ये सीधे सीधे 15 लाख बैरल प्रतिदिन यहां से भेज सकते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसके बाद आती है तीसरी पाइपलाइन, सुमेड पाइपलाइन, जिसको स्वेज मेडिटेरेनियन पाइपलाइन कहते हैं। मिस्र के अंदर मौजूद है। 1977 में ये बनी थी। ये जो है एक मल्टीनेशनल अरब प्रोजेक्ट माना जाता है।
इसका मालिकाना हक अरब पेट्रोलियम पाइपलाइन कंपनी के पास है। इसमें मिस्र 50%, सऊदी अरब 15%, यूएई 15%, कुवैत 15% और कतर 5% की हिस्सेदारी रखता है। तो ये परसेंटेज आपको याद रखनी है। कौन से देश इसका इस्तेमाल करते हैं? सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे जो बड़े खिलाड़ी हैं खाड़ी के देशों के, वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपना तेल भेजने के लिए। क्षमता की बात करोगे तो रोज लगभग 25 लाख बैरल यानी कि लगभग 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन भेजा जा सकता है। लंबाई इसकी 320 किलोमीटर की है। इसके अंदर 42 इंच की 2 समानांतर पाइपलाइंस चलती है। अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखोगे तो ये पूरी तरह मिस्र के क्षेत्र में आती है। सुएज नहर के लगभग समानांतर मिस्र के रेगिस्तानी इलाके से होकर ये गुजरती है और लाल सागर को मेडिटेरेनियन सी से यानी कि भूमध्य सागर से जोड़ देती है। बेसिकली अगर सुएज नहर से किसी को ना जाना हो, कोई पंगा चल रहा हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में ये पाइपलाइन इस्तेमाल की जाती है। इस पाइपलाइन से एक अच्छा खासा अमाउंट तेल का वहां पहुंच जाता है। पोर्ट्स की बात करोगे तो लाल सागर पर स्थित एन सोखना नाम का एक टर्मिनल है, वहां से ये शुरू होती है और भूमध्य सागर के तट पर अलेक्जेंड्रिया के पास सीदी कैरेर एक जगह है, सीदी कैरेर टर्मिनल, वहां पर ये खत्म होती है। लगभग 320 किलोमीटर चलती है। यहां से तेल कहां कहां जाता है? खाड़ी देशों के सुपर टैंकर VLCC जो स्वेज नहर पार नहीं कर सकते हैं, वे एन सोखना पोर्ट पर तेल उतारते हैं। ये तेल पाइपलाइन से सीधी कैरियर पहुंचता है। वहां से ये छोटे जहाज़ों में लोड होता है, फिर फ्रांस, इटली, स्पेन और बाकी यूरोप के देशों तक जाता है और साथ ही थोड़ा बहुत अमेरिका तक भी जाता है। तो आप समझ सकते हो कि बड़े टैंकर जो पार नहीं हो सकते, उनको पहुंचाने का काम ये पाइपलाइन करती है। इसके बाद आखिरी और चौथी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन आती है किरकुक सेहान पाइपलाइन। इराक से तुर्की जाती है ये। इसका पहला हिस्सा बना था 1977 में और दूसरा बना था 1987 में। हिस्सेदारी की बात करोगे तो इराक की सीमा के अंदर इसका जो हिस्सा है वो इराक की सरकारी कंपनी सोमो उसका अधिकार है इसके ऊपर, और तुर्की की सीमा के अंदर जो हिस्सा है उस पर तुर्की की सरकारी कंपनी BOTAS का हक माना जाता है। इसको आपको याद रखना है, दोनों कंपनियां हैं, सोमो और BOTAS। कौन से देश इसको इस्तेमाल करते हैं? इराक, मुख्य रूप से इराकी कुर्दिस्तान और फेडरल इराक, क्योंकि यहीं से जो तेल निकलता है वो तुर्की जाता है और बाकी हिस्सों में जाता है। लंबाई की बात करें तो ये लगभग 970 किलोमीटर लंबी है और क्षमता यानी कैपेसिटी की बात करें तो इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये 16 लाख बैरल प्रतिदिन दे सकती है, मतलब 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। लेकिन ये एरिया जो है वो थोड़ा सेंसिटिव है। युद्ध होता है, आतंकी हमले होते हैं ISIS के, या फिर कुर्द इराक राजनीतिक विवाद चलते हैं, उसके कारण अक्सर यहाँ पर बहुत कम क्षमता का तेल भेजा जाता है, 4 से 5 लाख बैरल रोज, तो बहुत ही कम है, समझ लो 25% ही भेजता है। कई बार तो इस पाइपलाइन को बंद भी रखना पड़ता है। ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये पाइपलाइन उत्तरी इराक के मैदानी और पहाड़ी इलाकों से शुरू होकर तुर्की के ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ से गुजरती हुई भूमध्य सागर के तट पर पहुँचती है। पोर्ट्स की बात करोगे और रूट की बात करोगे तो ये उत्तरी इराक के किरकुक ऑयल फील्ड से शुरू होती है और तुर्की के भूमध्य सागरीय बंदरगाह सेहान पर जाकर के मिलती है, सेहान पोर्ट पर। इसलिए इसको किरकुक सेहान पाइपलाइन कहा जाता है। यहाँ से तेल कहाँ कहाँ जाता है ये भी समझ लो। सेहान पोर्ट से इराक का कच्चा तेल जहाज़ों के जरिए मुख्य रूप से यूरोपीय देशों में जाता है, जैसे कि इटली, स्पेन और ग्रीस, वहाँ पर ये निर्यात किया जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस है जो इस वक्त भारी तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनसे तेल भेजा जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जितना तेल ये देश निकालते हैं उसके मुकाबले ये जितना तेल भेज सकती हैं पाइपलाइन वो बहुत ही कम है, और ज़्यादा पाइपलाइंस की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा हादसा हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला, तो अब ये देश ज़रूर अपने आप को अपग्रेड करेंगे और नई नई पाइपलाइंस ज़रूर बनेंगी आगे जाके, जिससे कि हॉर्मुज़ से अपनी डिपेंडेंसी कम की जा सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।